नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं। नेट का जो पाठ्यक्रम है, स्नातकोत्तर के जो पाठ्यक्रम हैं, उसमें समाहित प्रथम रश्मि जो कविता है, उस कविता की व्याख्या, उसका भाव सौंदर्य, उसका संपूर्ण परिचय आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम रश्मि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि की एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसको अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन पूरी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह है सुमित्रानंदन पंत का छायाचित्र। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपको इस चैनल के माध्यम से नेट के पाठ्यक्रम से सम्मिलित या हिंदी से संबंधित सभी जानकारी धीरे धीरे उपलब्ध करवाई जा रही है। आप इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, देखते रहिए पर हिंदी से संबंधित सभी जानकारी। और इस वीडियो में देखते हैं प्रथम रश्मि सुमित्रानंदन पंत। बढ़ते हैं आगे। साथियों, इस कविता को पढ़ने से पहले इसके बारे में, प्रथम रश्मि जो कविता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। यह सुमित्रानंदन पंत की आरंभिक कविताओं में से एक कविता है जो कि छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ है। यह कविता पंत जी के काव्य संग्रह वीणा से उद्धृत है। इस कविता का रचना काल जो है वह 1919 ईस्वी है। वीणा जो कवि की प्रथम कृति है, इसकी प्रथम रश्मि कविता में प्रकृति सौंदर्य की दार्शनिक विचारधारा देखी जा सकती है। प्रश्न यहीं से बन जाता है कि प्रथम रश्मि जो कविता है वह किस काव्य संग्रह में संग्रहित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वीणा। पल्लव में जिस प्रकृति का दर्शन होता है, पल्लव जो कि एक महत्वपूर्ण रचना है, उसमें जिस प्रकृति का हमें दर्शन होता है उसका सूत्रपात या उसका प्रारंभिक रूप हमें इसी कविता में देखने को मिलता है, या यूँ कहे कि यह पल्लव की पृष्ठभूमि दिखाई देती है। देश में नवोन्मेष की जो हल्की ज्योति फूटी है, अभी उसमें तम से लड़ने की शक्ति नहीं है, पर कवि ने उसे इस कविता के माध्यम से पहचानने का प्रयास किया है। पंत जी ने, कवि ने इस कविता में आज के मानव को सचेत करने के उद्देश्य से यह कविता लिखी। आधुनिक मानव अपनी स्वाभाविक शक्ति को खो बैठा है एवं आलसी मूड बन बैठा है। वह प्रकृति के सानिध्य से दूर रहने के कारण अपने सारे प्राकृतिक गुणों एवं शक्तियों को खो बैठा है। इसके विपरीत प्रकृति के करीब, जो कितनी गहन बातें हैं कि मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, जबकि प्रकृति के करीब रहने वाले पशु पक्षी प्रकृति के रहस्यों से पूर्णतः परिचित होते हैं कि प्रकृति में किस तरह से जीवन गठित होता है, और प्रकृति में जो पशु पक्षी हैं वह प्रकृति के रहस्य को बारीकी से पहचानते हैं, जबकि प्रकृति से मनुष्य ने मुख मोड़ लिया है। उसी का संदेश, उसी से रूबरू करवाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया जा रहा है। इस कविता के जरिए कवि मानव को अपनी शक्ति पहचानने, आलस्य को त्याग कर कर्मशील होने का उपदेश देता है। प्रथम रश्मि देखते हैं। प्रथम रश्मि से तात्पर्य प्रकाश की प्रथम किरण से है, कि प्रकाश की जो प्रथम किरण है वही प्रथम रश्मि है। इसमें सूरज के प्रथम किरण के साथ जब प्रथम रश्मि या प्रथम किरण सूर्य की उदय होती है, तो प्रकृति में होने वाली हलचल है, पक्षियों का कलरव है आदि का बड़ा ही सुंदर चित्रण इस कविता में हुआ है, जिसके कारण कवि के हृदय में कौतूहलता उत्पन्न होती है। सुबह होने पर पूर्व दिशा में उषा के खिलते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं एवं उसे आभास हो जाता है कि सूर्य की पहली किरण फूटने वाली है। शिशु पूर्वाग्रह रहित होता है, इसलिए खुली आंखों से प्रथम किरण को देखता है और उसका स्वागत करता है। प्रथम रश्मि के आभास मात्र को ही पाकर बाल विहंगिनी एक साथ कूक उठी एवं पल भर में उस नवचारिणी ने श्री सुख सौरभ का ताना बाना गूंथ दिया। देखते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना,
सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। यहाँ प्रथम रश्मि से प्रश्न किया जा रहा है, बाल विहंगिनी से प्रश्न किया जा रहा है कि जब प्रथम रश्मि अर्थात प्रथम किरण उदय हुई तो तूने कैसे उसे पहचान लिया। कवि बाल विहंगिनी से भांति भांति के प्रश्न करता हुआ पूछ रहा है कि हे अनुरागमयी बाल विहंगिनी, तुझे किस प्रकार प्रथम रश्मि के उदय का पता चला, जो उसके प्रकट होते ही तुरंत बोल उठी, अपनी मधुर स्वरों में गा उठी। तुझे यह माधुर्य युक्त स्वर कहाँ से प्राप्त हुए। प्रभात की प्रथम रश्मि विहंगिनी के कंठ में अद्भुत रस घोल देती है। कवि बाल सुलभ जिज्ञासा से प्रश्न पूछ बैठता है। आगे क्या बताया जा रहा है। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना, शशि किरणों से उतर उतर कर, भू पर काम रूप नभचर, चूम नवल कलियों का मृदुमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। क्या बताया जा रहा है कि नीड़ मतलब घोंसला, कि तेरे घोंसले के द्वार पर रात भर घूम घूम कर पहरा देने वाले पहरेदार जुगनू थक कर आलस्य के कारण ऊँग रहे थे। पहरी जुगनू नाना की अनेक जुगनू जो आलस्य के कारण ऊग रहे थे, अर्थात जुगनुओं का घूमना बंद हो गया था। कब? जब प्रथम रश्मि का उदय हुआ एवं शशि किरणों से उतर उतर कर काम रूप नभचर अर्थात मनमाना रूप धारण करके रात के समय विचरण करने वाले मायावी देवता धरती पर उतरकर नव उपवन में सोती हुई नव कलियों के मधुर एवं कोमल मुखों को चूम चूम कर उन्हें मुस्काना प्रणय का व्यापार सिखा रहे थे। यानी रात के वक्त ओस की बूंदें पृथ्वी पर पड़ रही थी। ओस की बूंदें देवता आदि के निवास स्थान आकाश से धरती पर आ रही थी एवं नई कलियों को जगाकर मुस्काना खिलाना सिखाते हैं। क्योंकि प्रातःकाल का दृश्य है दोस्तों, आपको पता है कि प्रातःकाल के दृश्य में जो ओस की बूंदें होती हैं वे पेड़ पौधों प्रकृति के दृश्यों पर गिरती हैं और वे मुस्काती हुई सी नजर आती हैं। यहाँ तक का अर्थ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, तमने था मंडप ताना। क्या बताया जा रहा है। कूक उठती सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। कवि मादक सुशोभित सुंदर वातावरण का वर्णन करते हुए क्या कह रहा है कि सूर्योदय से पूर्व तारों की ज्योति मंद हो जाती है। सूर्य की किरण जब पड़ने लगती है तो तारों की जो ज्योति है, तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात। स्नेहहीन मतलब वो तारों के दीपक बुझ चुके थे अर्थात फीकी पड़ जाती है। और श्वास शून्य थे तरु के पात, तरु मतलब पेड़ की पत्तियों में कहा जाता है कि पेड़ की पत्तियां जो होती है वह प्रातः काल के समय जब प्रथम रश्मि आती है तो उनका चलना धीरे धीरे धीमा सा हो गया था, श्वास शून्य हो गया था। उस स्थिति के प्रति संकेत कर कवि कहता है कि तारा गणों रूपी दीपकों का तेल समाप्त हो जाने पर वृक्षों के पत्ते श्वास रहित हो उठे अर्थात निश्चल हो उठे। गहरी नींद में धरती के प्राणी स्वप्न जगत में विचरण कर रहे थे अर्थात स्वप्न देख रहे थे। धरती के प्राणी अभी भी क्या हैं, सोए हुए हैं, लेकिन प्रकृति के जो उपमान हैं वह जाग चुके हैं, उनमें परिवर्तन हो चुका है, वह प्रथम रश्मि से उद्धृत या बदल चुके हैं। लेकिन अभी भी मनुष्य है वह तमने था मंडप ताना अर्थात अभी भी मनुष्य अंधकार में क्या है, सोया हुआ है। अंधकार सारी धरती पर चारों ओर अपना मंडप तानकर अर्थात अंधकार बनकर छाया हुआ था। कूक उठी सहसा तरुवासिनी। वृक्ष पर रहने वाले बाल विहंगिनी से कवि पूछता है कि हे बाल विहंगिनी, ऐसे शांत और स्तब्ध वातावरण में तू सूर्य की प्रथम किरण के स्वागत में गीत गाती हुई सहसा कूक उठी थी। हे अंतर्यामिनी, तुझको किसने उसका आना बतलाया था। अर्थात संपूर्ण विश्व नींद की
प्रगाढ़ता के कारण सुंदर स्वप्नों में डूबा हुआ था। चारों ओर अंधकार का वितान तना हुआ था। ऐसी स्थिति में हे तरुवासिनी, तरुवासिनी, यहाँ देखो लिखा हुआ है, हे तरुवासिनी, तू सहसा स्वागत गीत गाती हुई कैसे कूक उठी। तुझे प्रथम किरण का आना किसने बताया तथा हे दूरदर्शिनी, तुझे यह रहस्य कैसे ज्ञात हुआ। आगे देखते हैं। कवि प्रकृति के विभिन्न उपादानों के माध्यम से ब्रह्म मुहूर्त के शांत वातावरण का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन करता है। कवि के मन की जो जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का प्रभाव एवं उनसे उत्पन्न जो आकर्षण है, उसका वर्णन इन पंक्तियों के माध्यम से करता है। उक्त पंक्तियों में कवि आश्चर्य प्रकट करता है कि प्रथम रश्मि के आगमन का ज्ञान तुझे कैसे हो गया। आगे देखते हैं। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छाया तन बहु छायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहुक टोना मानव। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ब्रह्म मुहूर्त के शांत वातावरण के चित्रण को आगे बढ़ाता हुआ कवि विहंग बालिका को संबोधित करता हुआ कहता है, क्या कहता है? रात के इस अंतिम पहर में, अंतिम पहर जिसे विभावरी कहा जाता है, रात के इस अंतिम पहर में संपूर्ण संसार में छाए घोर अंधकार के भीतर से छाया के समान अस्पष्ट रूप वाले और बिना छाया वाले रात के समय विचरण करने वाले भूत प्रेत राक्षस आदि चारों ओर अपनी माया और जादू टोने द्वारा विविध प्रकार के कुचक्र रच रहे थे और अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहे थे। निकल सृष्टि के अंध गर्भ से, छायातन बहुछायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर मतलब भूत राक्षस आदि, चला कुहुक टोना माना कि अनेक प्रकार के जादू टोने कुकर्म कर रहे थे उस समय। आगे देखते हैं। छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोध ने बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना, मूर्छित सी इंद्रिया स्तब्ध जग, जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। क्या बताया जा रहा है? रात्रि के अनवरत परिश्रम से चंद्रमा रूपी सुंदरी की मुख कांति श्रीहीन अर्थात निष्प्रभ हो उठी है। शशि मतलब चंद्रमा की जो कांति है, निशी के श्रम से हो श्रीहीन अर्थात चंद्रमा रूपी सुंदरी की मुख कांति श्रीहीन अर्थात विफल हो उठी है, जिसके कारण वह अपना मुख छिपा रही थी। कौन? चंद्रमा रूपी नायिका शशि बाला था, चंद्रमा रूपी नायिका अपना मुख छिपा रही थी, क्योंकि उसकी कांति है, जो मुख कांति है, वह श्रीहीन हो चुकी है। कमल क्रोध ने बंदी था अली, कोक शोक से दीवाना, कमल की गोद में भ्रमर बंदी पड़ा हुआ था। कमल क्रोध ने बंदी पड़ा था अली मतलब भंवरा, कि भंवरा है वह कमल की गोद में बंदी पड़ा हुआ था, अर्थात सूर्यास्त होने पर कमल की पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है और उसके ऊपर बैठा भ्रमर भी कमल के भीतर बंद हो रात भर वहीं पड़ा रहता है। रात को चकवा अपनी चकवी से बिछुड़ जाने के कारण उसके विरह में पागल हो जाता है। मूर्छित थी इंद्रिया स्तब्ध जग, जड़ चेतन से एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। निद्रा के कारण संसार के सारे प्राणियों की इंद्रियां स्तब्ध अर्थात निष्क्रिय शांत पड़ी थी। सभी संसार के प्राणी सोए हुए थे, सभी की निद्रियां निष्क्रिय थी, सारा जग मानो स्तब्ध सा निश्चल हो रहा था तथा उस वक्त संसार की जड़ एवं चेतन वस्तुएं एक रूप हो रही थी, अर्थात चेतन प्राणी भी निद्रा में मग्न होने के कारण जड़ के समान प्रतीत हो रहे थे। जड़ चेतन सब एकाकार। जड़ यहाँ पर बताया जा रहा है, किसका प्रतीक बताया जा रहा है? यहाँ पर जो प्रकृति दृश्य है, प्रकृति उपमान है, और चेतन मनुष्य की तरफ संकेत किया जा रहा है कि जड़ चेतन सब मिल चुके हैं, अर्थात सभी एक निर्जीव वस्तु हो गए हैं। शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना।
सारा जग शांत था, इसलिए चेतन और जड़ वर्ग की भांति निस्तब्ध था। सारी प्रक्रियाओं में शून्य विश्व में सिर्फ सांसों का आना जाना ही एकमात्र क्रिया हो रही थी, अर्थात संसार गहरी नींदों में डूबा हुआ था और सिर्फ सांसों की क्रियाएं ही चालू थी और सब कुछ निष्क्रिय हो चुका था। बहुत ही सुंदर। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवचारिणी गूंथ दिया ताना बाना। कवि आगे कहता है कि हे बाल विहंगिनी, सब कुछ देख लेने वाली तू ही ऐसे शांत और स्तब्ध वातावरण में पहले जागृति का गीत गाना प्रारंभ किया था। तूने अपने मन द्वारा प्रातःकाल के आने का आभास पाकर अपने सुंदर मीठे मीठे कलरव द्वारा संसार को निद्रा त्याग कर जागने का संदेश दिया था, तथा तूने अपने उस जागरण गीत द्वारा सारे जग में सौंदर्य, सुगंध एवं सुख का ताना बाना बुन दिया था। अर्थात आकाश में विचरण करने वाली उस विहंग बालिका ने अपने उस कलरव संगीत द्वारा संसार को जाग उठने का संदेश देकर सारे विश्व में चेतना उत्पन्न कर दी थी। कवि यहाँ इन पंक्तियों में निराश आलसी भारतीय युवकों को जागने का संदेश देता है कि जब तक भारतीय नवयुवकों में जागृति नहीं आएगी, वे चेतन नहीं बनेंगे, तब तक वे गुलाम ही बने रहेंगे। आगे कवि क्या कहता है? निराकार तुम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया ध्रुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीकरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नव जीवन सीखा जगने अपनाना। कवि रात के आकारहीन अंधकार के खत्म हो जाने के बाद चारों तरफ छा जाने वाली जो ज्योति है, सूर्य रश्मियाँ हैं, उससे प्रकाशित वातावरण का वर्णन करता हुआ बाल विहंगिनी को संबोधित करते हुए कहता है कि अचानक ऐसा प्रतीत होता है, सहसा अर्थात अचानक ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर छाया हुआ आकारहीन अंधकार प्रकाश के समूह के रूप में बदल साकार हो उठा और चारों ओर प्रकाश छा जाने से संसार की सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ने से पहचान में आने लगी हैं। ज्योतिपुंज में हो साकार की प्रकाश के कारण सब कुछ साकार हो उठा है। बदल गया द्रुत जगत जाल में धर का नाम रूप नाना की सभी जो वस्तुएं हैं वह प्रकाश में दिखाई देने लगी है, जिनके अनेक नाम हैं। सियर उठे पुलकित हो द्रुमदल, सुप्त समीकरण हुआ अधीर, झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। सूर्य रश्मियों के सुखद उष्मा भरे प्रकाश का स्पर्श पाकर वृक्षों के पत्ते प्रसन्न हो उठे, रोमांचित हो उठे एवं नीचे न झुके रहकर चैतन्य हो सीधे खड़े हो गए हैं। अब वह सोए हुए नहीं है, सुप्त समीकरण हुआ अधीर, अर्थात जो सोए हुए थे, सुप्त मतलब सोना, वह अधीर हो चुके हैं। झलका हास कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना, और उनमें चेतना का संचार हुआ। फूलों के अधरों पर मुस्कान झनकने लगी और उन पर ओस की बूंदें जो पड़ी हुई है वे मोतियों के समान हिलने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि उन बूंदों के रूप में फूलों के अधरों पर हंसी खिल रही है। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जगने अपनाना। फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई और उसमें आकर्षित हो भंवरों के बच्चे फूलों पर मंडराने लगे, मानो जग ने उन किरणों द्वारा ही चेतना, स्फूर्ति और नवजीवन का उत्साह प्राप्त करना एवं अपनाना सीखा हो। सारा संसार नवीन उत्साह एवं नवीन नवजीवन से गतिशील हो चुका है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया वह स्वर्गिक गाना। अंतिम पंक्तियों में कवि पंत जी क्या कहते हैं कि प्रकृति के इन दो रूपों, एक रात्रिकालीन शांत अवस्था है और जड़ निस्तब्ध रूप एवं दूसरा प्रभातकालीन नवजीवन की चेतना से स्पंदित गतिशील रूप का वर्णन कर कवि
इस परिवर्तन के रहस्य को पहले से ही जानने वाली उस विहंग बालिका से पूछता है कि हे रंगिनी, तूने सूर्य की पहली किरण के आगमन के रहस्य को कैसे पहचाना तथा उसका स्वागत करने वाला वह स्वर्गिक गाना अर्थात वह दिव्य गीत, यह अलौकिक संगीत तूने किससे पाया था एवं किसने तुझे यह गाना सिखलाया था। प्राकृतिक जो दृश्य था उसका वर्णन करना तुझे किसने बताया था। इस प्रकार इनमें दार्शनिकता की झलक दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर रचना। पंत जी भारतीय नवयुवकों को कर्मशील होने एवं आलस्य को त्याग कर उज्जवल जीवन बिताने का संदेश इन पंक्तियों के माध्यम से देते हैं एवं प्रकृति से दूर न जाकर उसके करीब रहने का भी उपदेश देते हैं और प्रकृति के माध्यम से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, सूर्य के किरणों के माध्यम से हमें क्या सीखना चाहिए, वह संदेश इस प्रथम रश्मि के माध्यम से कवि ने दिया है। क्योंकि कवि स्वयं प्रकृति में पले बड़े और प्रकृति के बारीकी को जाना, इस प्रकार वे प्रकृति के सुंदर सुकुमार कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। क्योंकि प्रकृति मानव को अपूर्व प्रेरणा देती है और यह प्रेरणा पंत जी के काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। धन्यवाद साथियों।